नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के कहना मश्क सहाफ़ी सुहेल राना साहब, जो कनाडा में उर्दू खबरनामा के नाम से एक वीकली अखबार निकालते हैं और पाकिस्तान की सहाफ़त में भी उनका बड़ा नाम है। मुझे सुहेल राना साहब इसलिए पसंद हैं कि ये सहाफ़ी मालशिया नहीं है, बल्कि इन्होंने सहाफ़त में पाकिस्तान में रहकर भी हक और सच की आवाज़ बुलंद की और आज कनाडा में भी ये सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसलिए बाज़ हल्के इनको पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि ये बाज़मीर हैं, इसलिए आज हमारे साथ बैठकर पाकिस्तान की सियासत के मुतल्लिक ये बातचीत करेंगे। राना सुहेल साहब, मैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूं कि जब अयूब खान की हुकूमत खत्म हुई तो चूंकि मेरे बड़े भाई जो थे वो स्टूडेंट लीडर थे और वाक कैंट में उन्होंने ही अयूब खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की थी। अयूब खान की हुकूमत खत्म हुई और याह्या खान की हुकूमत आ गई, तो हम दोनों भाई अपने बरामदे में हम सोते थे। गर्मियों के दिन थे, तो सुबह सुबह एक पुलिस वाला आया और उसने मेरे बड़े भाई से कहा कि हमने रात को 2 स्टूडेंट जो हैं वो पकड़े हैं मुश्तबा हालत में, तो वो कह रहे हैं कि वो आपको जानते हैं, तो जरा आप आके थाने में उनकी निशानदही कर दें। ये सुबह कोई 6 बजे का टाइम था। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। कहते नहीं, मुंह हाथ धोने की जरूरत क्या है, थाना जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो वो ले गए। 8 बजे का टाइम हुआ तो मुझे फिक्र लाहक हुई कि मैंने कहा सुबह सुबह मैंने अपने वालिदैन को भी नहीं बताया। तो जब मैं थाने की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरे भाई को हथकड़ियां लगी हुई हैं और उनको वो बस पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं रावलपिंडी जाने के लिए। तो मेरे भाई ने मुझे आवाज देकर कहा कि लियाकत कार दस नहीं कि मैनू गिरफ्तार कर लेगा। आज 50 साल गुजर चुके हैं। मैं आज भी सोचता हूं, उस वक्त तो माशाल्लाह लगा हुआ था, फौजी अदालतें थी, मेरे भाई पे 19 माशाल्लाह के ज़ाब्ते लगा दिए गए। लेकिन आजकल पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, सिविल अदालतें, वो भी ऐसे लगता है जैसे वो फौजी अदालतें हैं, और वो भी किसी की बात सुनकर जो फैसले महफूज करते हैं, उसके बाद किसी से पूछते हैं और फिर जो है उसका रिजल्ट देते हैं। तो राणा साहब, मैं जिक्र करने का यह था कि 50 साल गुजरने के बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। मुल्क 2 लख्त हो गया इनकी कारस्तानियों की वजह से, और आज तक ये बाज़मीर लोगों को, सच लिखने वाले लोगों को ये तंग कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, जो आपने मेरी तारीफ़ें की। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटा-सा एक तालिब इल्म हूँ जर्नलिज़्म का। उस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फ़राइज़ अपनी हद तक ईमानदारी से करूँ, पूरे करूँ। और दूसरी बात ये है कि जब आप एक फ़ील्ड अडॉप्ट करते हैं ना, या तो उसमें काम करें, नियत के साथ करें या छोड़ दें। तो इसलिए शायद मैंने यही सीखा है, या मुझे सिखाने वाले या जिन बड़े जो मेरे जो थे, उनसे मैंने यही कुछ लर्न किया था। तो जो बात आपने अभी बताई, आज से 50 साल पहले वाला वाक़या, मेरा ख़्याल है आप ज़िक्र करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बिलख़ुसूस आमिर मीर साहब और इमरान शफ़क़त साहब के, जो उठाया गया इन्हें। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप पूरी दुनिया की तारीख़ उठा कर देख लें, पूरी दुनिया की तारीख़ उठा कर देख लें, उस वक़्त के भी हालात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले के भी हालात देख लें, उनके बाद के भी हालात देख लें और इसके बाद के भी देखें। आप अपनी तारीख देखें, रीसेंट तारीख देखें पाकिस्तान की,
सच बोलने वालों को हमेशा इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा है। और दूसरी जो बात है कि सबसे फख्र की बात यह है कि सच बोलने वाले इस तरह के हालात को फेस करने के बाद परेशान नहीं होते, वो इस चीज को एक मेडल समझते हैं। जी दुनिया उन पे जो मर्जी इल्जाम लगाए, ये वही आमिर मीर है, ये वही हामिद मीर है जिनको हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे ये हक और सच की सहाफत करते हैं। इनके वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, इन्होंने खुद एंडोर्स किया। कल तक जो बंदा इनके हक में बात करे, वो एक्चुअली इनके हक में बात नहीं कर रहे थे, वो दूसरे सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे थे। जिस सिस्टम के खिलाफ इमरान खान बात कर रहे थे, वो सहाफी भी उसी सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे थे। तो ये समझ रहे थे कि हमारे हक में कर रहे हैं। अब ये भी मोहतरम जो है उनसे बढ़कर उसी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, तो अब इनके खिलाफ भी बात होगी। जब इनके खिलाफ बात होती है तो वो कल का वफादार आज का गद्दार कह देते हैं। ये तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मेडल्स ये देते हैं ना जी, इनकी कोई ना अहमियत है ना ही अहमियत कोई देता है। इवन इफ कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला माफ करे, प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो आता है ना जी, हुस्ने कारकर्दगी का तमगा, अब उसकी भी अहमियत खत्म हो गई है। जी जी बिल्कुल। वो क्यों खत्म हुई है कि जिन लोगों को दिए गए उनकी वजह से खत्म हुई है। जी कभी ये अल्लाह ना करे कि निशान हैदर का भी यही हाल हो, जी ठीक है, निशान इम्तियाज या दूसरे तो ऐसे ही जा रहे हैं, निशान हैदर का भी यही हाल अल्लाह ना करे। तो ये मेडल शेडल इनके दिए हुए खास तौर पर इतने मानी नहीं रखते। जी और हर इनाम देने वाले की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। मुझे याद है कि मैं जब दी न्यूज़ में काम करता था, तो इम्तियाज सिप्रा साहब बहुत बड़ा नाम है, जी जर्नलिज्म की दुनिया का, वफात पा चुके हैं। इम्तियाज सिप्रा साहब स्पोर्ट्स के लोग जानते होंगे जी उन्हें, जी बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड फेम के आदमी थे, जर्नलिस्ट थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो एक बार मैंने उन्हें अपनी स्टोरी वेट करने के लिए दी। मैं इनाम की बात कर रहा हूँ, इनाम क्या होता है। स्टोरी वेट करने के लिए मैंने दी, तो उन्होंने मेरी स्टोरी पढ़ी। एक बार दो बार मुझे कहने लगे यार तू इतना परफेक्ट लिखने लगा है। हम्म, मैंने कहा सिप्रा साहब मजाक कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो मुंडा में बुला चाह वाले ने। मैंने कहा जी क्या हुआ? वो कहते अच्छा चाह मेरे वालों पी तू। अच्छा। सर सिप्रा साहब की वो जो चाय का एक कप मेरे इनाम में उन्होंने मुझे दिया था, वो आज तक की मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी जी तो अवार्ड ये होते हैं सर। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सब लोग आगे देखने लगे कि सिप्रा साहब ने राणा सुहेल को चाय पिला दी स्टोरी के ऊपर। जी तो सर वो जो एक चाय थी ना, वो एक अवार्ड था, उसकी रिस्पेक्ट थी। ये जो दे रहे हैं ये मेडल शेडल, इनकी ना कोई रिस्पेक्ट है ना इनकी गद्दारी। ये जो हमें हमारे खिलाफ फैसले देते हैं या कुफर के फैसले देते हैं, इनकी भी कोई अहमियत नहीं है। जी 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 तो लिहाजा किसी को गद्दार कह देना ये आम सी बात है सर, किसी को कुछ भी कह दें आप। ये डिपेंड करता है कहने वाला कौन है बिल्कुल और क्या कह रहा है। बिल्कुल। अब आप जो मर्जी इल्जाम लगा दे, मुझ पर जो मर्जी इल्जाम लगा दे, तो मैं इन चीजों का नहीं। जिस आमिर मीर की जब बात करते हैं, जिनका आप अभी अरेस्ट हुआ है, जो इमरान शफकत का, आमिर मीर साहब मेरे कोलीग थे, मेरे सीनियर्स थे जी जी दी न्यूज में। जी और हामिद मीर साहब होते थे जंग में, जंग का 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे, तो ये 4th फ्लोर पे हम होते थे, जी दी न्यूज का ऑफिस। तो इंटरेक्शन रहती थी। तो आमिर मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट थे, उम्र इनकी छोटी थी, एक्सपीरियंस इनका बहुत ज्यादा था। उन दिनों भी दी न्यूज में होते हुए, आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जी जी फिर भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे। पाकिस्तान में बड़े कम ऐसे जर्नलिस्ट थे जो इंटरनेशनल मीडिया के लिए लिखा करते थे जी और वहां पर पढ़े जाते थे। उनमें ये नहीं होता था, ब्लॉग वगैरह नहीं होते थे। जी जी तो आमिर मीर साहब की क्रेडिबिलिटी को आजकल लोग चैलेंज कर रहे हैं। उस बंदे को गद्दार कह रहे हैं, या उस बंदे को कह रहे हैं लिफाफा है, या उसको ब्रीफ केस कह रहे हैं। आमिर मीर का एक करैक्टर मैं बताने लगा हूँ, वो लोग जरा सुन ले जिन लोगों को नहीं पता किसी के करैक्टर का। जी लाहौर प्रेस क्लब में मुशर्रफ दौर में जब ऐसे ही आया, मेरा ख्याल 2003 या 4 था, इन्होंने सहाफ़ी में प्लॉट्स दिए। हम्म कॉलोनी बनी, जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर में, सहाफ़ी में प्लॉट दिए।
तमाम दफ्तर के या तमाम मेंबर्स को मिले जो भी वहां पे मेंबर्स थे। उसके अंदर दो, जिनको मैं जानता हूँ, दो ऐसे लोग थे जिन्होंने प्लॉट लेने से इनकार कर दिया। और मैं 3 बंदों को जानता हूँ उनमें सर। से पहले आदमी थे मैं 3 बंदों को जानता हूँ अच्छा इन्होंने प्लाट नहीं लिए थे। अच्छा, वो ये बाद की उनमें बात है। आप भी शामिल थे, आप भी शामिल थे, आपने हाँ, क्यों नहीं लिया? देखिए हमारे पास भी तो रिपोर्टें हैं ये सर। आपको अच्छा, मैं वो भी बताता हूँ। जी सबसे पहले से जी एम ए न्याजी साहब, जी वो आजकल एग्जेक्टिव एडिटर होते थे दी नेशन के, जी जी। पहले वो न्यूज के होते थे। उन्होंने प्लॉट नहीं लिया था जर्नलिस्ट कॉलोनी में। अच्छा। और उन्होंने क्यों नहीं लिया था? उन्होंने इसलिए नहीं लिया था, उन्होंने कहा जी कि लाहौर के अंदर मेरा बड़ा अच्छा माशाल्लाह घर है, जी जी मेरे बच्चे, मेरी फैमिली वहां रहती है, जी। तो मुझे नहीं जरूरत जर्नलिस्ट कॉलोनी के अंदर प्लॉट लेने की। वो प्लॉट किसी और अगले मेंबर को दे दें जिसका अच्छा हक है, जिसके पास घर नहीं है। अच्छा। तो एम ए न्याजी साहब ने नहीं लिया था। दूसरा किसने नहीं लिया था? वो आमिर मीर थे। ठीक है। और आमिर मीर ने इसलिए नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि वो शख्स जिसको मैं तस्लीम ही नहीं करता, वो हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ की, जिसे मैं मानता ही नहीं, मैं उनका दिया हुआ प्लॉट क्यों लूं? जी। तो आमिर मीर ने वो प्लॉट नहीं लिया था। और आपने और ये क्यों वो नहीं लिया प्लॉट, सर? आप ये भी बताएं ना, आपने क्यों नहीं लिया? सर पहले तो ये मैं अच्छा वो भी बताने लगा हूँ सर। मैंने क्यों नहीं लिया था, इसकी सीधी सी बात है कि लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप का एक असूल है कि उसका एक सर्टेन टाइम होता है कि जो आदमी न्यूज़पेपर छोड़ देता है तो एक सर्टेन टाइम उससे बाहर रहता है तो उसकी मेंबरशिप सस्पेंड समझी जाती है। और जो सस्पेंडेड मेंबर होता है वो इन चीज़ों का हकदार नहीं होता। मैं 2003 के स्टार्ट में आया कनाडा में। मेरे बाद 2003 में ही ये प्लॉट्स वगैरह आ गए और लोगों ने लिए, दोस्तों ने लिए। तो मैंने पाकिस्तान में, मुझे यहाँ से रब्ता करने के लिए कहा कि पाकिस्तान रब्ता करें, मैंने किया। उस वक्त अरशद अंसारी साहब प्रेसिडेंट थे, अच्छा। तो मैंने उनसे भी रब्ता किया कि भाई ये प्लॉट्स का क्या है। उन्होंने कहा जी प्लॉट्स के लिए इंटाइटलमेंट है और आपका भी 1 महीना रहता है, आप प्लॉट अप्लाई कर सकते हैं। मेरे दोस्त हैं जी अमजद नवाज वड़ैच साहब, जी आज भी हयात हैं, उनसे पूछिएगा। मैंने उनसे बात की, मैं क्या चौधरी साहब, वो मेरे कोलीग थे दी न्यूज़ में, सीनियर थे मेरे, अब भी मीडिया में है वो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चौधरी साहब ये है, तो वो मुझे कह रहे हैं प्लॉट ले लें, तो ये क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? उन्होंने कहा राणा साहब, अल्लाह ताला आपको यहाँ से निकाल के जो वहाँ कनाडा ले गया है, अच्छा। तो आपको क्या जरूरत है प्लॉट की किसी और हकदार को दे दें जिसका क्रेडिट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जब नवाज वड़ैच साहब ने मुझे ये लाइन दी, उन्होंने मुझे ये बताया, शायद मैं वैसे भी लेता या ना लेता वो बात की बात है, मैंने वो प्लॉट फॉर गो कर दिया। मैंने कहा जी चूंकि मैं कनाडा आ गया हूँ, आई एम नो मोर विद पाकिस्तानी सहाफत, मैं पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, जी तो मैं ये प्लॉट का एंटाइटल नहीं हूँ। जो भी मेरे बाद क्यू में आता है ये प्लॉट उसको मिल जाना चाहिए। तो मैंने इसलिए नहीं लिया था सर। जी। तो मैं समझता हूँ ए, कि मैंने आ, आ, राणा साहब थोड़ा सा पीछे होके बैठे ताकि आपकी जो, हाँ, इधर इधर ठीक है, ये ठीक है। जी मैं समझता हूँ कि मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, क्योंकि मेरे बाद किसको मिला वो प्लॉट मेरा, या जो क्यू में आगे आता होगा यकीनन उसको मिला होगा। और अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं यहाँ पर अभी अपने घर में रह रहा हूँ, जब तक वहां था वहां भी अपने घर में रहता था। शुक्र अल्लाह ताला का, मेरे लिए घर काफी है, मुझे इस तरह का लालच नहीं है। जी तो जी मैं ये कह रहा था, आमिर मीर साहब की मैं बात कर रहा था। जी जी तो सर आमिर मीर साहब वो आदमी है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ का दिया हुआ प्लॉट ठुकराया था। जी 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 जी। पुराना और प्लॉट ना लेना, दोनों में फर्क है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस आदमी की अजमत को सलाम है। जहां तक बात है इमरान शफकत साहब की, जी इमरान शफकत साहब ने जब ज्वाइन किया ना जी, मेरे आने तक ये उस वक्त, मेरे आने से कोई 5-6 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया इमरान शफकत साहब ने। जी जी बहुत मेहनती, मेहनती और वेरी ऑनेस्ट पर्सन। क्योंकि ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, हमारे साथ करते थे, इसलिए मैं उनके बारे में दावे से कह सकता हूँ। जी सर खबर को विदाउट वेरिफिकेशन वो आदमी कभी नहीं चलाता था, बेशक वो 1 साल का रिपोर्टर था या 2 साल का रिपोर्टर था। जी जिस तरह सीनियर्स किया करते थे, एक खबर को 2 बार वेरीफाई, 3 बार वेरीफाई, वो भी इमरान शफकत ऐसे किया करता था। और मैं इस चीज का विटनेस हूँ कि वहां पे हाई कोर्ट के बोर्ड के नीचे बैठ के हम खबरें एक्सचेंज कर लेते थे कि आपके पास कौन सी, आपके पास कौन सी है।
तो इमरान शफकत खबर लेने के बावजूद कोर्ट रूम में जाके उस खबर की वेरिफिकेशन किया करता था। जी 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 तो उस आदमी को कह रहे हैं कि जो ये आदमी जनाब कंकॉक्टेड खबरें चलाएगा, कैसे चला सकता है? और उस आदमी को जिस तरह से घर से उठाया गया, FIA वाले गए, 10-11 बंदे गए गाड़ी के अंदर, एक औरत को जाके उन्होंने भेजा, उसने बेल बजाई और अंदर दरवाजा खुलवाया, फिर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। और इमरान शफकत ने भी एक शेरू पाला हुआ है, ये मैं बता दूं, उसका भी एक डॉग है। जगह जगह तो उस डॉग ने उन FIA वालों को आगे नहीं जाने दिया। हाँ, हाँ जी, तो FIA वालों ने उस डॉग ने आगे नहीं जाने दिया। FIA वाले कहने लगे डॉग को पीछे करो, उसने कहा जी आप कर सकते हो तो कर लें, हमसे तो नहीं ये पीछे होगा। खैर इमरान शफकत खुद आगे गए, इमरान शफकत की जो सिस्टर थी उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की। जी जी FIA वालों ने इमरान शफकत को बाजू से पकड़कर इन्होंने अपनी गाड़ी में डाला, वो जो डाला सा बना होता है। जी जी पूरे बाजार के अंदर हरबंसपुर है जी, जहाँ वो रहते हैं, आपने हरबंसपुरा देखा ही होगा कितना क्राउडेड एरिया होता है। जैसे पंजाबी फिल्म की उसके शूटिंग अंदर, हो रही है। हाँ जी, जी उसके अंदर इमरान शफकत को बिठाया। बिठाने के बाद FIA के जमा मर्दों ने वहां पर हवाई फायरिंग की, वाह और हवाई फायरिंग करके ऐसे लेके गए जैसे कोई नामवर जगह पकड़ के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल और वो चला गया शरीफ आदमी। और उसकी भी ये खुशकिस्मती है कि जब वो वहां पर गया तो आगे कुछ FIA के ऑफिसर बैठे हुए थे, वो ऑलरेडी जानते थे कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। जी क्योंकि देखे जी, वर्दी पहनने का ये मतलब नहीं कि आपका जमीर भी चला गया। जी तो वो जो जिन्होंने वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने कहा जी हमें पता है, लेकिन हम मजबूर हैं, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर जिन्होंने बदतमीजी की आपको लाते वक्त या किसी और ने किया, उसके ये लिए मैं मैं यहाँ माफी पे चाहता रोकता हूँ। हूँ सर। आप मजबूरी बैठे थे। राणा साहब, मैं मजबूरी की बात जब आप करते हैं ना, तो ये देखें, जब मोरारजी देसाई की हुकूमत आई हिंदुस्तान में, जी जी। तो याद है आपको करप्शन के केसेस बनाए गए थे इंदिरा गांधी पर। और इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस को भेजने लगे, पुलिस वाले ने अपनी कैप और बेल्ट उतार के रख दी थी कि मैं किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार करूं। ये मजबूरी जो है ना हमारे पाकिस्तान में ही रह गई है। क्या कहते हैं आप? जो जी आप बात कर रहे हैं जी मलिक साहब, जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े करैक्टर की आप निशानदही कर रहे हैं। जी जो वहां पर अफसर मिले थे वो इतने बड़े शायद करैक्टर के नहीं थे, या जितना भी उन्होंने शो किया उन्होंने कहा मजबूरी है। इतनी मजबूरी है तो भाई किसकी मजबूरी है ये भी आपको पता। कहते हैं ऊपर से हुक्म आया है, जी जी ऊपर से आया हुक्म आया, प्राइम मिनिस्टर साहबा को बेगम साहबा ने हुक्म दिया, ये बताया जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तौर पर बताया वो गया। खातून तो खवातीन की नहीं बल्कि खातून की तस्दीक की गई, ये कहा गया। खवातीन का कहा गया लेकिन हालांकि इनका खातून। कोई भी प्रोग्राम देखा जाए, इनका कोई भी प्रोग्राम देखा जाए तो वो इस तरह के लोग ही नहीं है कि बिल्कुल खातून, कोई भी किसी खातून के बारे में इस तरह वो बात बिल्कुल नहीं करते कहा हैं। गया, बिल्कुल नहीं वो कहा पढ़े गया। लिखे लोग हैं और जान सर, कोई ये वो टगा टोकरी जर्नलिस्ट नहीं है। ये उस बंदे का वेट नहीं जानते आमिर मीर का। जी हामिद मीर जो उर्दू में जो लोग जानते हैं ना, हामिद मीर आमिर मीर के बड़े भाई हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इंग्लिश जर्नलिज्म में आमिर मीर इज द ओनली आमिर मीर। जी जिन लोगों ने मुझे कल एक साहब का मुझे कल फोन आया, मलिक साहब, मैंने फेसबुक पे वो डाला हुआ था, आमिर मीर की कंडेमनेशन की थी, इनके अरेस्ट की। तो एक बंदा मुझे डाला जी के आमिर मीर गद्दार है, आमिर मीर वो है, वो ये है। उसने मुझे फोन किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा तो आप भी जानते हैं, इस कम्युनिटी का, पाकिस्तानी का थोड़ा कम्युनिटी का जी सो कॉल्ड वो लीडर है। जी जी कहता राणा साहब आप जैसे लोगों से ये तवक्को नहीं थी कि आमिर मीर जैसा गद्दार को आप करेंगे। मैंने पूरी बात उनकी सुनी, को 2-3 मिनट का लेक्चर। मैंने कहा जी मुझे ये बताइए, आपने आमिर मीर की कुछ चीज पढ़ी है कभी? नहीं। मैंने कहा कोई आर्टिकल? कहते नहीं। मैंने कहा आपको पता है उसको किस बेस पे बना? नहीं जी नहीं, वो फौज के खिलाफ बोल। मैंने कहा जी फौज के खिलाफ मुझे बताएं, आपने कभी पढ़ा है? कहता नहीं, सब लोग कहते हैं। मैंने कहा जी आपके बारे में कहते हैं कि आप दिमाग खराब है आपका। लोग तो आपके बारे में भी कहते हैं। कहते आप पर्सनल हो रहे हैं। मैं क्या आप भी पर्सनल हो रहे हैं? जी मैंने कहा जब आदमी बात करता है किसी दलील से बात का, एक आदमी को आपने पढ़ा ही नहीं, देखा नहीं, सुना ही नहीं, उस आदमी के बारे में कैसे आप राय दे सकते हैं लोगों के कहने के ऊपर? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आपके बारे में भी कहते हैं, आपके लीडर के बारे में भी कहते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा।
तो इस तरह का भी यहाँ के है जी, वहां पर एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसका मतलब ये है कि हेटेड बराए हेटेड, जी कोई लॉजिक नहीं है उनके पास, कोई मंतक नहीं है। नवाज शरीफ ने बुरा किया, हमने कहा जी बुरा किया, जरदारी ने बुरा किया, हमने कहा बुरा किया। अब इमरान साहब ने बुरा किया तो उनको कह रहे हैं बुरा किया, तो इनको बुरा लग रहा है। अभी राणा साहब जब देखें, दूसरे देखिए जब जब बात उस होती है वक्त ना, हमारे जी जी राणा साहब जब बात होती है तो हमीद निजामी को लोग क्यों याद करते हैं? आप हम लोग याद करते हैं फैज अहमद फैज को क्यों याद करते हैं? इसलिए कि वो सच और हक की आवाज बुलंद करते थे। AR कार्नेलियस जो जज थे, उनको लोग क्यों याद करते हैं? रुस्तम कियानी, जो जस्टिस रुस्तम कियानी थे, उनको लोग क्यों याद करते हैं? इसलिए कि वो सच और हक की आवाज बुलंद करते थे। आज बड़े बड़े ये खोसा और ये साकिब और ये जो जजेस हैं, आज तक निसार की क्या बात करते हैं, साकिब निसार यहाँ पर है जो यहाँ पर डैम का हुआ था। जी 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 मैंने थैंक्स टू मिस्टर वाजिद मलिक, जानते हैं आप, जी जी, दोस्त हैं उन्होंने हमारे। उनके लिए एक उसका इंतजाम किया था जिसमें उन्होंने सिर्फ पाबंदी लगाई थी कोई नहीं आ सकता। मैं वाजिद मलिक के पर्सनल फ्रेंड के हैसियत से मैं उसमें गया था अकेला ही, और साकिब निसार साहब ने भी मुझे पहचान लिया। मैंने उनको तो कहते अच्छा 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 ये बातें करते करते मैं, जो स्टाइल होता है आदमी का इंटरव्यू करने का, मैंने 1 घंटा उनके साथ गुजारा। आरिफ शेख साहब मेरी राइट साइड पे बैठे थे, सामने वाजिद मलिक साहब और साकिब साहब की मिसेज बैठी हुई थी। जी जी, मैंने 1 घंटा उनके साथ लंच के ऊपर गुफ्तगू की। वो मेरी गुफ्तगू एक इंटरव्यू था, पूरा इंटरव्यू था, जिसका साथ बैठे लोगों को कुछ एहसास हुआ, कुछ को नहीं हुआ कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या बातें मैं सुन रहा हूँ। ना मैंने रिकॉर्डिंग की, ना मैंने नोट्स लिए उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने उनको ये किया था, जो मैं अभी लेके आऊंगा, किसी दिन तफसील बताऊंगा। मैंने कहा जी मुझे बताइए साकिब निसार साहब, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि उस वक्त नून बनी थी, जब नई बनी थी, उस वक्त उन्होंने आपको अपना मुस्लिम लीग लाहौर फोरम का कैंडिडेट बनाया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन लड़वाने के लिए, और इलेक्शन जितवाया था। कहता जी, मैंने कहा उसके बाद आपको लॉ मिनिस्टर बनाया, लॉ सेक्रेटरी बनाया। कहते जी। जी मैंने कहा जी उसके बाद आपको जजी दी गई। कहते जी। मैंने कहा फिर आखिर क्या वजह थी कि आपने मियां साहब के साथ इतनी ज्यादती क्यों की, जब केस बनता भी नहीं था या बनता भी था? उनकी पूरी बात तो सुन लेते उनका। जी तो उनका पता एक बड़ा तारीखी जुमला था, एक तारीखी जो मैं जी लिखूंगा कभी, आरिफ शेख साहब गवाह हैं इसके, बेशक साहब मुकरते मुकर जाए, जी ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि क्यों आपने नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसा किया, जबकि जो चीजें नहीं भी बनती थी आपने वो भी की। कहता जी उन्होंने लचक नहीं सी दिखाई। वाह, ये बहुत बड़ी बात है, आपका फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहे कि मुलजम ने लचक नहीं सी दिखाई। मैंने कहा जी आपको लचक क्या मतलब, किस तरह की लचक? कहते रहने दो एयरपोर्ट तो चलिए, लेट हो रहे हैं, जान छुड़ा ली मेरे को। और फिर साथ कहने लगे, राणा साहब मैंने जितनी आपसे बातें की हैं थोड़ा ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड है। जी जी, अच्छा, राणा साहब मैंने जितनी आपके साथ बातें की हैं सारी ऑफ द रिकॉर्ड है। मैंने अच्छा, वहीं पर उन्हें रोका। मैंने कहा जी जज साहब, ऑफ द रिकॉर्ड वहां पे बात होती है, यहाँ पर बंदा या तो झूठ बोल रहा हो कि ये बातें सामने ना आए, या फिर बंदा डर रहा हो कि मेरी बात का पता ना चल जाए। दोनों में से कौन सी बात समझ के आप ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं? कहने लगे आप तो हमारे पुराने वो मिलने वाले हैं, आप तो हमारे साथ ऐसे ना करें, हम तो आपके मेहमान है ना, मेहमान आए हुए हैं आपके। तो ये कहकर वो उनकी गाड़ी में बैठकर चले गए थे। तो उनकी बात ना करें आप साकिब निसार ब्रांड की या दूसरे लोगों की। एक और जज साहब का वाकया सुन लें। पाकिस्तान के अंदर मेरे एक दोस्त का वलीमा था, जी जी, उनकी शादी पे ये गए हुए थे पाकिस्तान के एक वो जज साहब जिन्होंने परवेज मुशर्रफ का वाले केस के अंदर इनको वैलिडेशन दी थी और 3 साल की भी आगे दी थी कि आप और अरशाद हसन खान। अरशाद हसन खान को छोड़े, वो नहीं थे, कोई और थे, मैं फिर बताऊंगा आपको। अच्छा अच्छा, वो बड़े बहुत बड़े जज बने फिरते हैं, फिर वो गवर्नर भी रहे वहां पर पाकिस्तान के अंदर, केयर टेकर, फिर अच्छा, बताऊंगा। जी जी, बिल्कुल। मैंने उनसे कहा, मैं जज साहब आपसे तो ये तो आपको नहीं थी। कहने लगे ओ यार सेल की कर दे, साडे कोल ते लिखिया लिखाया आया सी, असां ने सिर्फ साइन ही कीते हैं। सुनी बात, हमारे पास तो लिखा लिखाया आया था, हमने तो साइन
करने के हम गुनाहगार हैं। मैं कहा जी तुहाडे ऐसे गुनाह नहीं पूरा मुल्क तबाह कर छड़ा। तो सर ये जजों की तो ये हैसियत है। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी और कभी टाइम दिया, मैं आपका एक सर किताब मुझसे इन्हें इन्हें दिलवाऊंगा, मैं वो किताब शाहिद लाऊंगा अगर जी जी क्या शाहिद सीखने के हमीद लिए। का, एक्टर जो शाहिद हमीद हैं, उनका जो इंटरव्यू है उससे भी सबक हासिल कर लेना चाहिए। हाँ हाँ जी, ये हाँ अल्लाह ताला, ये मकाफाते मैंने अमल यहीं पे हो जाता है सर। हाँ ये देखे ना जी, वो जस्टिस वो मुश्ताक वाला बता रहे थे, वो सारा जी बता जी, रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर हमने अपनी आंखों से देखा सर, वो एमडी ताहर लाहौर हाई कोर्ट के एक होते थे वकील, जो पब्लिक प्रोबोनो के लिए बहुत मशहूर थे पूरे मुल्क में। जी जी कि कभी कोई किसी वाकया हो जाता तो एमडी ताहर फौरन पिटीशन डाल देते थे, लोग उनकी मुखालफत करते थे लेकिन हम उनके हक में थे। उसकी वजह एमडी ताहर का लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तारीखी जुमला जो आज भी दोहराया जाता है। एमडी जी ताहर फौत हो चुके हैं। जी जी वो एक केस में अपेयर हो रहे थे जज साहब के पास, तो जज साहब ने उनके साथ बड़ी रफ सी लैंग्वेज बोली ना। तो एमडी ताहर ने कहा, वो बड़ा वो फकीर टाइप आदमी था, फकीर टाइप, वो अपनी जेब से पैसे दे देता था क्लाइंट को कि जाओ वापसी का किराया नहीं ये भी लो। जी जी तो जज साहब ने उनके साथ थोड़ी सी हार्श गुफ्तगू की। तो उन्होंने कहा, मी लॉर्ड, सिटिंग सो हाई, स्पीकिंग सो लो। हम्म। क्या बात है, ये जुमला क्या- आज तक लाहौर हाई कोर्ट की ये हिस्ट्री में है। ये आपने आपने जो किया, ये हबीब जालिब साहब जो हैं, जी उनका भी एक फिक्रा बड़ा मशहूर है कि उनको जब गिरफ्तार करके और अदालत में ले जाया गया तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। उसने कहा, जज साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कैदी मैं हूं या आप। क्या बात है, क्या बात ये है। हबीब जालिब साहब ने भी ये फिक्रा। अच्छा मियाँ राणा सुहेल साहब को, मियाँ साहब का जो पासपोर्ट का मसला है या मियाँ साहब के जो रहने का मसला है इंग्लैंड में, बड़े लोग बोल रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब का जो है उन्होंने इनकार कर दिया वीजा तौसी में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मियाँ साहब पाकिस्तान में आ जाएंगे या ये सिर्फ एक आई वाश है और थोड़ी दिनों के बाद वो मियाँ साहब को वीजा जो है वो एक्सटेंड कर देंगे? आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मियाँ साहब का मतमा नजर ये है कि पाकिस्तान से बाहर रहा जाए। जी अब कहाँ रहा जाए जी, उनकी अपनी चॉइस है। जी बिल्कुल। उन्हें तो फोर्स नहीं कर सकता, ना निकालने के लिए ना रखने के लिए, क्योंकि मियाँ साहब कोई एक आम पर्सनैलिटी नहीं है। जी 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 वो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी और 2 बार 3 बार रह चुके हैं। बिल्कुल। दुनिया के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, हमेशा बादशाह बादशाहों के साथ बादशाहों वाला सलूक हम्म, करते हैं। अगर किसी की गलत फहमी है कि मियाँ साहब के साथ वो ये कर देंगे, जैसे खान साहब कहते थे, मैं बोरस से कहूंगा कान से पकड़ कर यहाँ भेज दे, जी तो इसके खिलाफ बात करना ही बेकार है। कि इस तरह की स्टेटमेंट देने के बाद खान साहब ने अपना खुद बता दिया कि वो कितने मायार के आदमी है। जी ठीक है ना, कुछ चीजों का एक कवानीन होते हैं, असूल ज़वाबित होते हैं। जी ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि मियाँ साहब को कहेंगे जी आपका खत्म हो गया, वो डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जी कोई कहीं भी जा सकता है। अगर वो ना भी चाहेंगे या कोई प्रेशर आएगा उन पे किसी भी तरह का, अव्वल तो उन पे प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि सारी जितनी भी लॉबीज में है ना जी, इस वक्त जी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है। जी और जी इनकी बड़ी मेहरबानी है जी, इनकी हमारे मुल्क का पूरा बेड़ा गर्क करने के लिए ये लाए गए थे और हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। जी जी और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत हमारा सीपैक है। इसके अलावा वो है, कोई एक प्रोजेक्ट मुल्क के अंदर बता दें, एक प्रोजेक्ट जो इन्होंने लगाया हो और मुल्क के मुफाद में हो। जी। मैं आपको 20 प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ जो मुल्क के मुफाद के थे और उन्होंने बंद कर दिए। अच्छा। तो इसलिए इसलिए मियाँ साहब को इस तरह नहीं होगा कि मियाँ साहब से ये कहें जी यहाँ निकाल दो तो निकाल दे, यहाँ रख लें तो रख कर दे। मियाँ साहब अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका नहीं दुबई चले जाएंगे, दुबई नहीं कतर चले जाएंगे। लेकिन ये बता दूं, उनका मकसद है मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर रहे। इनका ये ख्याल है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए, और ये इनका ख्याल नहीं है, ये चाहते हैं कि या अल्लाह ये ना आए। जो मियाँ साहब के साथ, मियाँ साहब की सियासत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ सिंसियर वर्कर है, वो कहते हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएं,
जेल के अंदर बैठे, फिर देखे, फिर यहाँ पे बड़े बड़े होगी। जी जी लेकिन उनकी अपनी सियासत का स्टाइल है वो मैं नहीं जानता। जी मैं तो वैसे भी बहुत दूर बैठा हूँ पाकिस्तान से, या मेरे वो सोर्सेज भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, कि ये क्यों नहीं चाहते जो खान साहब चाहते हैं या हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि मियाँ साहब को ये अपनी मर्जी से करेंगे कि यहाँ से निकाल दिया जाए, यहाँ पर रख दिया जाए। नो वे। जी। और एक और बात रह गई है राणा साहब, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिसकी जिसके देखिए आप कनाडा में भी हम रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई थी और वहां पे भी हैकिंग का प्रॉब्लम और ये और वो बड़े मसाइल खड़े हो गए थे। अमेरिका में जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ इस वक्त बाइडेन के साथ, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक और ये ट्रंप साहब कहते रहे कि जनाब वोट मुझे पड़ते हैं और निकलते बाइडेन के हैं, हैकिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए जहां पे लोगों के फिंगरप्रिंट्स, देखिए मतलब पाकिस्तान के आम लोग जो बिल्कुल स्कूलिंग जिनकी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो किस तरह वोट डालेंगे, किस तरह मसला हल होगा? क्या ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी पे डिपेंड तो नहीं कर रहे सिर्फ? सर ये ओवरसीज पाकिस्तानी के कैसे डिपेंड कर सकते हैं? ये इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, ओवरसीज को भी बनाया। ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने एक दिन लिखा था, शायद आपकी भी नजरों से गुजरा हो, दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी वो है जो अपना सब कुछ बेच बाच के छोड़ छाड़ के माँ बाप को दफन करके यहाँ पर आ गए, ना उनका वहां पर कोई है ना वो रखना चाहते हैं, जी 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 उन्हें कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान के साथ। एक वो ओवरसीज हैं। दूसरे ओवरसीज वो हैं कि या बीवी बच्चे वहां पर हैं, या बहन भाई वहां पर हैं, या माँ बाप वहां पर हैं। उन्हें हर महीने यहाँ से खर्चा भेजना पड़ता है। उन्हें पता है अगर वहां पर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उनकी जेब पे असर पड़ता है, अगर वहां पर घी की कीमत बढ़ती है तो उन्हें पता चलता है, दवाइयों की कीमत बढ़ती है तो उन्हें पता होता है कि अब पहले अब्बा जी को इतने पैसे भेजे थे, वो कम पड़ेंगे, अब इतने भेजने हैं। वो जी है ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के एहसास करने वाले हैं। बाकी जो मुफाद लेने वाले हैं, ये जुल्फी बुखारी टाइप दूसरे तीसरे शबाज गिल टाइप बंदे, इन बंदों को क्या पता कि पाकिस्तान के क्या हालात है? जी जी इन्होंने तो ये भी नहीं पता कि सर पाकिस्तान के अंदर बिरयानी की प्लेट कितने की आती है, चावल का क्या रेट है, जी जी चीनी का क्या रेट है। इनके मैंने प्रोग्राम देखे हैं, यकीन करें इनको प्रोग्राम में तैयारी करके नहीं आता कि चीनी का रेट ही पूछ के आ जाएंगे वो। जी 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 तो ये कोई ओवरसीज नहीं है, ओवरसीज को ये चकमा दे रहे हैं। आज किसी ओवरसीज को पूछना तो उससे पूछे जो घर के बिल बत्ती के पैसे भेज रहा है, उससे पूछे कि हाँ भाई वो गालियां दे रहा खुद को भी हसन निसार की तरह कि जनाब अली हमने क्या फैसला किया, क्या गलत फैसला कर लिया। और हर राणा माँ साहब। बाप जिसने जी बच्चों के कहने पर वोट दिया, बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं, मेरे अपने भाई छोटे हैं, ऐसे हैं जो क्रिकेट के शौकीन थे, क्रिकेट के ही शौक शौक में उन्होंने इनको वोट दे दिया। अच्छा अब जब अब जब माँ जी कहते हैं या अबू जी कहते हैं कि पुत्र पहले तो इन्ने दा सी ते हुण दा आंदा जा, अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि शायद तो सस्ती करे, तो ये आगे से गालियां सुननी पड़ती हैं इनको। अब वो भी पछता रहे हैं। जी और वो ये नहीं कह सकते बेचारे अपने मुंह से कि हमारी जजमेंट गलत हो गई थी, वो बस अपना पीटी जा रहे हैं। नहीं जी, वो तो सही है, बाकी उसके साथ बंदे गलत है। भाई जिसके साथ बंदे ही गलत है तो वो बंदा क्या हुआ, ये बताएं मुझे। राणा साहब बहुत शुक्रिया। इसलिए रखे ना, मैंने जी जी रख लो। राणा जी। साहब बहुत शुक्रिया। तो सर ये कोई लॉजिक नहीं है कि इमरान खान, जी नहीं सर एक मिनट बात पूरी जी जी कर लेने दे, एक बिल्कुल मिनट और बिल्कुल। ले लें जी जी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फरदौस अशरफ अच्छा काम करे तो हमारी, अगर बुरा काम करे तो वो काफ की। फरदौस अशरफ अगर गाली गलौज करे तो पीपल्स पार्टी की। ठीक है जी। अगर वो क्या नाम है, फराज साहब का बेटा अगर अच्छे काम करे तो इनका, अगर बुरे काम करे ज्यादा प्यो भी इस तरह से फराज, हम्म, वो भी गलत बंदा था। और भाई जो अच्छे अच्छे हैं उस वक्त अपना काम ले लेते हैं। अब जी फवाद साहब की बात सुन ले, फवाद साहब जब इनका काम करे, वो जी हमारा फवाद, हमारा लड़का जो हमारा हीरो, अगर वो थोड़ी सी बात करे, वो जी दर दर फिर के आया, वो तो पीपल्स पार्टी फिर के आया, वो तो क्यों लीग फिर के आया, वो तो इधर से फिर के आया। तो भाई जब कोई गलत काम करता तो किसी और का हो जाता, अच्छा काम करता तो आपका लड़ना होता। तो इस तरह जी काम नहीं चलेगा भाई। आप जी जी सच्ची अदमे बात, अदमे अगर ये किसी के जी लोग हैं तो ये भी किसी के लोग हैं, ये खान देखिए जी अब वो अदमे बर्दाश्त हो गया ना राणा साहब अदमे बर्दाश्त हो गया है। पहले पॉलिटिकल वर्कर्स एक दूसरे की बात सुनते थे। जब इकोनॉमिक प्रेशर आता है तो आदमी बर्दाश्त हो जाता है सर। जी जी बिल्कुल। राणा इकोनॉमिक साहब बहुत प्रेशर। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, हम और टॉपिक्स पे बात करेंगे। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आप शुक्रिया हमारे सर। साथ रहे। राणा सुहेल साहब का भी बहुत शुक्रिया,
और राणा साहब के साथ आपकी मुलाकात हम काहे बगाहे कराते रहेंगे। और जो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रात के इस पहर में, आप बिजी हैं और आपने हमारा साथ दिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।